संगत जी, अब हम बुलाएंगे सिद्धार्थ चड्ढा को। सिद्धार्थ चड्ढा, आप आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी एवरीवन। सो गुरु जी को नमस्ते। सो हमारी जर्नी गुरु जी के साथ 2005 में स्टार्ट हुई थी। तो एम्पायर स्टेट में हम गुरु जी को फर्स्ट टाइम मिले। तो वहाँ से गुरु जी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हमें पता चला कि दिल्ली में गुरु जी आए हुए हैं। तो मेरी नानी हम सबको लेकर गई वहाँ पे। तो गुरु जी के पास जाने के बाद बहुत सारे मतलब वो हुए, एक्सपीरियंस हुए। और हमें पता नहीं था उस टाइम पे कि गुरुजी क्या है। जो इस आज जो संगत जुड़ रही है गुरुजी के साथ, वो गुरुजी को भगवान समझ रही है, भगवान मान के आ रही है। उस टाइम पे तो बस हम एक पूर्ण गुरु हैं या फिर एक संत है वो समझ के हम गुरुजी के पास जाते रहे। लेकिन धीरे धीरे जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते होते रहे गुरुजी के साथ जाते जाते, वो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे कि जो हमने आज तक कभी देखे नहीं थे ना कभी सुने थे। तो एक बारी क्या हुआ, मैं मंडे का दिन था। तो हमने जब एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया तो हमें पता लगा कि कोई बड़ा मंदिर भी है गुरु जी का। तो गुरु जी मंडे के मंडे वहां पे भेजा करते थे कि सेवा के लिए जाया करो। तो पहले बड़ा मंदिर सेवा के लिए खुलता था मंडे को। तो हमने भी जाना शुरू कर दिया मंडे को। तो एक मुश्किल से 15-20 संगत होती थी और बस सफाई होती थी मंदिर की। तो एक दिन हम एग्जिट ले रहे थे, 8 बज गए थे, मंदिर बंद होने का समय हो गया था। तो माली भैया ने सबको बाहर निकालना शुरू किया कि मंदिर बंद होने का टाइम हो गया, आप सारे आज्ञा ले लीजिए और बाहर आ जाइए। तो जहाँ पे गुरु जी की समाधि है आज, वहाँ पे गार्डन हुआ करता था। अभी हम वहीं तक ही पहुंचे थे, हम 15-20 संगति थी पूरे मंदिर में। एक आंटी ना एकदम से शिवलिंग की तरफ इशारा किया उन्होंने, और वो बोली कि वो देखो शिवलिंग पे क्या हो रहा है। तो जो शिवलिंग में वो 3 लाइंस हैं, उसके नीचे तारे टूट के गिरे हुए थे, और इतना ज्यादा ग्लो शिवलिंग के अंदर आ गया। वो ऐसे लग रहा था कि बहुत सारी हाइलोजन लाइट्स नीचे लगा दी हो, और 1 फुट लंबी ज्योत शिवलिंग के अंदर प्रकट हो गई। अब मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, मैं तो 9 साढ़े 9 साल का था। तो मैं तो देख के रोने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो माली भैया ने फटाफट आके सबको बाहर निकाला कि नहीं नहीं, चलो सारे बाहर चलो, मंदिर बंद होने का टाइम हो गया है। जैसे ही हमने मंदिर के बाहर कदम रखा और पीछे मुड़ के देखा, तो शिवलिंग बिल्कुल नॉर्मल, ना उसमें कोई तारे, ना उसमें कोई ज्योत। उसके बाद क्या हुआ, मैं दोबारा से मंदिर के अंदर एंटर हुआ देखने के लिए कि ये क्या हुआ। अभी तो सब कुछ था, जैसे ही एंटर हुए मंदिर में दोबारा से वही दिख रहा कि वही शिवलिंग है, वहीं पे ज्योत भी जल रही है, वहां पे तारे भी हैं। तो जैसे बचपन में वो होता है, बचपना होता है, तो मैं कूद रहा मंदिर के बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर बाहर। तो डांट के माली भैया ने सबको बाहर निकाला कि जाओ सारे बाहर जाओ। तो जोन सी आंटी को सबसे पहले वो दिखा था, जिन्होंने हमें बताया कि वो देखो शिवलिंग पे तारे गिर रहे हैं टूट के। वो आंटी जब गुरुजी के पास गई, जैसे मंडे का ये इंसिडेंट हुआ, थर्सडे को या फ्राइडे को जब भी एम्पायर स्टेट गुरुजी से वो मिली, तो पहली लाइन गुरुजी ने उनको देखते ही बोली कि तारियां दी पई रोशनी जी जिथे गुरुजी ने दर्शन देते। और मुझे ये चीज बहुत सालों के बाद समझ में आई, जो गुरुजी अक्सर संगत को कहते थे कि ये मैंने 12 ज्योतिर्लिंग से भी ज्यादा शक्ति इस मंदिर में डाल दिया है। तो मुझे अब जाके, अब 20 साल हो गए इस इंसिडेंट को, 20 साल बाद समझ में आई कि इस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे गुरु जी ने ज्योत भी प्रकट करी, उसको भी स्थापित किया, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग है। ये इस इंसिडेंट को समझने में मुझे 20 साल लग गए। और ये भी मुझे किसी संगत के थ्रू ही मैसेज मिला। उन्होंने मतलब कोई इस चीज को उन्होंने ही इंटरप्रेट किया कि क्यों गुरुजी ने इसको, इस मंदिर को सबसे ऊपर माना है, क्यों इसको 12 ज्योतिर्लिंग से भी ज्यादा शक्ति मिली है। क्योंकि यहाँ पे गुरुजी ने शिव का भी वास किया है और शक्ति का भी वास किया, तभी ये ज्योतिर्लिंग है। तो ऐसे ही हम मंदिर आते रहे उसके बाद तो, और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए। कभी अमृत निकलना मंदिर में, कभी फ्रेग्रेंस गुरु जी की आनी, कभी चंदन निकलना शिव जी की मूर्ति में से। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, उससे विश्वास ऐसा
मतलब पक्का होता रहा गुरुजी के अंदर, और लगने लगा कि ये कोई आम जगह नहीं है, ये अलग ही है कोई गुरुजी ये। लेकिन तब भी ये नहीं था कि ये गुरुजी भगवान है। वो गुरुजी ने कैसे सबका माइंड लॉक किया हुआ था कि उस टाइम को समझ ही नहीं पाए कि गुरुजी कौन है। तो ऐसे ही उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी के साथ चलते रहे, और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते रहे। एक बारी मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया। तो मैंने अपना यूरिन का टेस्ट करवाया। तो टेस्ट में आया जो पस सेल्स होते हैं कोई टेस्ट में, वो मेरे 22-23 थे, जो होने चाहिए थे 2 या 3। तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा है पस सेल्स। तो आप ये एक उसने अपनी डोज बना के दी दवाई की कि आप ये दवाई लो और कल दोबारा से टेस्ट करवाना। उसी रात को मुझे ड्रीम आया गुरुजी का कि मैं बड़े मंदिर में जो रंगोली एरिया है वहां पे बैठा हूँ, और अंदर से कोई सरदार जी आते हैं, संगत चल रही है, अंदर से कोई सरदार जी आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि अंदर शिव जी के दर्शन कर लो, सारे अंदर आ जाओ, शिव जी के दर्शन कर लो। इतनी देर में मैं वहां पे बैठा था, मेरा बैठे बैठे यूरिन फ्लो होना शुरू हो गया रंगोली एरिया पे ही। अब मैं, सारे लोग अंदर चले गए जितने भी मेरे साथ बैठे थे। अब मेरा यूरिन फ्लो हो रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ कि यूरिन मेरा रुके तो मैं अंदर जाऊं। जैसे ही मेरा यूरिन वहां पे रुका, मैं वहां पे पोछा मार के साफ करके रंगोली एरिया में अंदर गया। तो जितनी संगत थी वो शिव जी की जो मूर्ति है उसको घेरा बना के खड़ी हुई थी। तो मैंने भी जाके अंदर माथा टेका, और मेरा ड्रीम खत्म हो गया। नेक्स्ट डे मैं उठा, मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी। मैं टेस्ट की रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही बोला कि मैं मान नहीं सकती कि एक दिन की डोज से आपका यूरिन इन्फेक्शन पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि एक दिन पहले मेरे पस सेल्स थे 22-23, अगले दिन मेरे पस सेल्स आ गए 2 पे। जिस डॉक्टर ने मेरे को दवाई दी वो कह रही है कि मेरी दवाई से ऐसा हो नहीं सकता था, ये मुझे नहीं पता कि कैसे हो गया। तो गुरु जी से तो कभी ऐसा लगता है कि कभी कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मांगे ना तो किससे मांगे। और ऐसे ही है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे गुरुजी ने कराए। मेरी सिस्टर के जब शादी हुई तब 6 साल हो गए थे मेरी सिस्टर को, उनका कोई वो नहीं हुआ, बेबी नहीं हुआ। तो अब मेरी सिस्टर भी बहुत परेशान, उन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ कर लिया, आईवीएफ भी करवा लिया, इतने लाखों लाखों रुपए लगा दिए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो एक दिन मेरी सिस्टर, मैं और मेरी मदर कहीं पे जा रहे थे, तो मैं ड्राइव कर रहा था, वो दोनों पीछे बैठे थे। तो वो बैठे बैठे वैसी बात कर रहे कि ऐसे ऐसे कोई वहाँ पे कोई पंडित है, उनके पास चले जाओ, या इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। मैं कार चलाते हुए मन में सोच रहा कि यार गुरुजी के पास जाने के बाद भी कहीं जाने की जरूरत पड़ती है क्या। बस मैं ना यही चीज सोच रहा, मैंने उन्हें दोनों को किस बोला नहीं ये चीज। उसी दिन, राखी का दिन था वो, उसी दिन रात को गुरुजी का ड्रीम आया कि मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरे जीजू और मैं बड़े मंदिर में गुरुजी के पास खड़े हैं। हॉल में गुरुजी ने वाइट चोला पहना है, अपनी गद्दी पे बैठे हैं और पंजीरी का प्रसाद बांट रहे हैं। राइट साइड पे उन्होंने परात रखी हुई है, और मेरी सिस्टर को सिर्फ हाथ में प्रसाद दिया है, और कहते हैं टेंशन ना ले, मुंडा भी दूंगा कुड़ी भी दूंगा, टेंशन ना ले। इतना बोल के हम म्यूजिक रूम से कुटिया की तरफ आ गए और वहां पे प्रसाद खाने लगे। तो मैं अपनी सिस्टर को बोल रहा और मदर को बोल रहा कि अब तो गुरुजी ने बोल दिया, अब तो कोई टेंशन नहीं, मत लो, अब तो ये पत्थर की लकीर हो गई। ये ड्रीम में मैं उनको बोल रहा। ये ड्रीम खत्म हुआ, 1 हफ्ते के बाद मेरी सिस्टर ने कंसीव कर लिया। तो जब उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि हमें ना 2 हार्ट बीट्स इसमें वो सुनाई दे रही हैं। तो सिस्टर ने को उसको लगा कि पता नहीं कैसे ये हो रहा है, 2 हार्ट बीट सुनाई दे रही हैं इसके अंदर अल्ट्रासाउंड में। तो डॉक्टर्स ने बोला मुझे लगता है आपके ना ट्विन्स हैं। तो अब इनको और मतलब गुरुजी की बात पे और विश्वास होने लग गया कि गुरुजी ने तो बोला ही है कि एक मुंडा भी दूंगा कुड़ी भी दूंगा। तो पूरी प्रेगनेंसी चलती रही, स्मूथली चलती रही। जब डिलीवरी हुई तो एक हुआ लड़का, एक हुई लड़की, और गुरुजी ने एक झटके में पूरी फैमिली कंप्लीट कर दी। तो गुरुजी से तो कभी कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
उनको पता है कौन सी चीज कब देनी है, किस टाइम पे देनी है, और किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। तो गुरुजी के साथ रहते रहते बहुत ऐसे ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हुए कि जहाँ पे उन्होंने मेडिकल साइंस को भी फेल किया, और कई सारी चीजें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। वहां से गुरुजी वो कहते होते थे, गुरुजी, कि जहाँ पे मेडिकल साइंस खत्म होती है ना, वहाँ पे स्पिरिचुअल साइंस शुरू होती है। और एक गुरुजी और एक ना फ्रेज बहुत बोला करते थे, गुरुजी की फौज करेगी मौज। पहले बहुत सुनने को मिलता था, आजकल बहुत मतलब कोई बताता नहीं है, या बहुत कम संगत है जो बताती है। गुरुजी बोला करते थे, गुरुजी की फौज करेगी मौज। और सच में जो गुरुजी की फौज है वो मौज ही करती है। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हमने फौज बनना कैसे है गुरुजी की। उनके बस जो वो कह रहे हैं उस पे चलो। लोग आजकल लोगों के बातों में आ जाते हैं ज्यादा। तभी गुरुजी ने बोला कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ। और एक बारी मेरा ऐसे ही एग्जाम था इंटरनेशनल लॉ का, और मेरा मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा सेंटर पड़ गया ग्रेटर नोएडा में। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ कार पे जा रहा था। तो जो दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है, डीएनडी बोलते हैं उसको, वहां पे हमको ना जाम मिल गया सुबह सुबह। और वो इतना ज्यादा जाम कि हमने जब गूगल जीपीएस पे देखा, मेरा पेपर 10 बजे शुरू हो रहा था, और जब मैंने जीपीएस पे देखा वो हमें 11 बजे सेंटर पे पहुंचा रहा था। अब वो तो देखते ही पहले तो हालत खराब हो गई कि 11 बजे तक हम पहुंचेंगे तो पेपर तो हो नहीं पाएगा, 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कैसे होगा। तो उस टाइम पे दिमाग भी नहीं चला कि गुरुजी को बोले या कुछ करें, कोई दिमाग नहीं चला उस टाइम पे। तो ये था कि बस गाड़ी भगाएं, जैसे भी जाम में से निकले और सेंटर पे पहुंचे। तो जैसे ही जाम खत्म हुआ, 10 बजे का पेपर था, हम 11 बजे सेंटर पे जैसे ही पहुंचे, बाहर एक बच्चा नहीं था, सारे अंदर जा चुके थे। हमें तो ये था कि एग्जाम हो रहा होगा अंदर। फटाफट भागते हुए हम अंदर गए, गाड़ी वहीं सड़क पे छोड़ी और अंदर भागे। जैसे ही मैं अपने रूम में गया जहाँ पे मेरा सेंटर था, जो मेरा अलॉटेड रूम था, वहां पे जाके मैंने देखा कि बहुत शोर मच रहा है। मैंने वो एग्जामिन जो इन्वेजिलेटर था उससे पूछा, मैंने बोला पेपर, कह रहा पेपर तो पता नहीं क्या हुआ, यूनिवर्सिटी से आए नहीं अभी तक। अब मैं बड़ा हैरान में बोला, पेपर ही नहीं आया अभी तक यूनिवर्सिटी से, 10 बजे का पेपर था, 11 बज गए। मैं जाके बैठा, बस मैं जैसे ही बैठ के सेटल हुआ, पानी वानी पिया, एकदम से क्वेश्चन पेपर आ गया। क्वेश्चन पेपर आ गया, हम सबको बांटा, सब हुआ। जो पेपर 10 बजे शुरू होना था वो 11 बजे पेपर शुरू हुआ। और पूरे जितने भी हमारे कॉलेज के सेंटर, जोन जोन से कॉलेजेस में पढ़े थे, हर जगह 10 बजे पेपर शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ हमारे सेंटर पे पेपर 11 बजे शुरू हुआ। और जब हम बाहर निकले, जिस फ्रेंड के साथ मैं पेपर देने आया था, उसने मुझे सिर्फ एक ही लाइन बोली, इसीलिए कहते हैं शुक्र किया करो। उसका गुरु जी से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। वो क्यों बोला मुझे, वो उसको भी नहीं शायद पता होगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु जी के साथ तो जर्नी इतनी स्मूथ हो जाती है कि कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बाकी और अंकल टाइम है मेरे पास? जी अंकल, आपके पास अभी आधा घंटा है, आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है अंकल। तो ऐसे ही मेरी मासी मद्रास में रहती थी, अभी भी रहती है, मद्रास में रहती है वो। तो उनको हैंड्स में एक्जिमा हो गया, 2005-6 की बात है। तो उनको एक्जिमा हो गया, वहाँ पे उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल में भी दिखाया, चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल। उन्होंने भी बोला कि हमारे पास ना इसका कोई इलाज नहीं है, कि 4th स्टेज का एक्जिमा है, तो आपको पूरी लाइफ ग्लव्स पहन के ही काम करना पड़ेगा, और आपने पूरी जिंदगी पानी में हाथ नहीं डालना। अब उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी, स्किन उतरने लग गई हाथ से, हाथों में से पानी आने लग गया। तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगी। तो हमने मंदिर जाना शुरू किया था, गुरुजी के बारे में हमें पता चला। तो हमने उनको भी बोला कि आप एक काम करो, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली एक बारी गुरुजी को दिखा लो। तो वो दिल्ली आ गई। वो साईं बाबा को मानती थी, वो साउथ में, क्योंकि साईं बाबा को बहुत मानते हैं, वो साईं बाबा को बहुत बहुत फॉलो करते थे। वो और मेरी कजन सिस्टर दिल्ली आ गए। तो फर्स्ट डे जब एम्पायर स्टेट गए, तो गुरुजी अपने कैबिनेट पे बैठे थे। एम्पायर स्टेट किचन के साथ एक कैबिनेट होता था, वहां पे गुरुजी लेग्स फोल्ड करके बैठे हुए थे। अब मेरी मासी और मेरी सिस्टर गए वहां पे, और गुरुजी के सामने
जाके बैठ गया माथा टेक के। अब उनकी हिम्मत ना हो कि गुरुजी को ऊपर आंख उठा के देखे भी। तो उन्होंने ना धीरे धीरे ना जैसे ही ऊपर देखा गुरुजी की तरफ, तो गुरुजी की जगह साईं बाबा बैठे हुए, और पीछे पूरा शिरडी का दरबार। अब वो दोनों एकदम से देख के डर गए। उन्होंने ना आंखें नीचे कर ली, और जैसे ही दोबारा गुरुजी को देखा, थोड़ी हिम्मत करके दोबारा ऊपर देखा, तो गुरुजी इन दोनों को देख के हंस रहे। इतनी देर में गुरुजी कैबिनेट से उतरे, अपने अंदर गए रूम में, चोला चेंज करके आए, और संगत शुरू हुई, पूरा संगत हुई। लंगर होने के बाद जब आज्ञा लेने का टाइम आया, तो अ, मेरी मासी ने जैसी आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के वो कर रही थी, आगे जैसी हाथ बढ़ाया, गुरुजी ने दोनों हाथ पकड़ लिए मेरी मासी के, और बातें करने लगे कि ना तेरा। उन्होंने बताया जी मेरा ना मीना कालरा। तो अच्छा कित्थों आई है? उन्होंने बोला जी गुरुजी मद्रास से। अच्छा या कुड़ी है तेरी? कह रहे हाँ जी गुरुजी। तो कह रहे ऐदा ब्याह करना है तू? कह रहे नहीं नहीं गुरुजी, ये तो अभी पढ़ रही है। तो ऐसे करके गुरुजी 5-10 मिनट उनसे ऐसी बात करते रहे, उनका हाथ पकड़ के। और मेरी मासी बता रही, गुरुजी के हैंड्स ऐसे जैसे जैसे आपने ना कॉटन के अंदर हाथ डाल दिया हो, इतने सॉफ्ट हैंड गुरुजी के, कि वो जैसे बोन्स होती है हमारी हाथों में, वो फील ही नहीं हो रही थी। तो 5-10 मिनट बाद गुरुजी ने बोला चलो जाओ ऐश करो। और उनका एक्जिमा पूरा खत्म हो गया, जो 4th स्टेज का था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये हो ही नहीं सकता, कभी भी पूरी लाइफ आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। वो कुछ नहीं हुआ। तो वो गुरुजी ने उनका वैसे ही खत्म कर दिया। तो ऐसी मेरे मामा को भी हार्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। तो मेरी मामी गुरुजी के पास आई, तो गुरुजी ने ना बहुत तेज उनको डांटा। और वो फर्स्ट टाइम आई, तो बहुत तेज उनको डांटा। अब वो तो रोने लगी बाहर आके कि मैंने तो कुछ बोला भी नहीं इनको, ये पता नहीं क्यों सबके सामने मेरे को डांट दिया। तो कोई संगत थी वहां पे, उन्होंने बोला कि आपको आपको नहीं उन्होंने डांटा, कोई आपके कर्म थे उसको डांटा। तो उन्होंने बताया मेरे ना ऐसे ऐसे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार है, मैं तो उनके लिए बात करने आई थी। तो कह रहे बस इसीलिए उन्होंने आपको डांटा, वो आपको नहीं डांटा। तो ऐसे धीरे धीरे समझ में आया कि गुरु जी का क्या ब्लेस करने का तरीका है। तो जब मेरे मामा थोड़े से ठीक हो गए, उस दिन के बाद से थोड़े स्टेबल हो गए, तो मेरे जब मामा आए गुरु जी के पास, तब गुरु जी ने बोला कि आप अगले दिन आना, लोटा लेकर आना। तो नेक्स्ट डे मेरे मामा लोटा लेकर गए, ब्रास का गुरु जी को दिया। गुरु जी ने हाथ में पकड़ के बस अंदर देखा लोटे के, और उनको पकड़ा दिया और बोला पूछ लो इनसे सेवादार से कि इसको यूज कैसे करना है। तो उस दिन के बाद से उन्होंने वो लोटा यूज करना शुरू किया, आज तक वो यूज कर रहे हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो लोटा यूज करने का पर्पस यही होता था कि जब गुरुजी आपको बोले कि आपको लोटा लेकर आना है। और आज हम देखते हैं मंदिर में, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई भी हो, हर बंदा लोटा लेकर आ रहा है गुरुजी के पास। और गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये चीज। जब तक गुरुजी आपको ना बोले कोई चीज के लिए, आप प्लीज मत कीजिए वो काम। अगर आपको लोटा लाने के लिए गुरुजी ने बोला, अब ये संगत सोचती है आजकल कि गुरुजी हमें अब बोलेंगे कैसे। वो आपको लगता है ना कि वो नहीं बोल सकते, वो आज भी उतने ही आ, वो है केपेबल हैं, और उससे ज्यादा ही हैं कि वो आपको आज भी बोल सकते हैं। तो आप प्लीज ऐसे लोटा लेके मत जाया कीजिए। जब गुरुजी आपको बोले, उसका एक पर्पस होता था। और लोटा ऐसे गुरुजी ने कुछ नहीं करना होता था, गुरुजी तो अपने आप कर देते थे। वो तो बस एक माध्यम बनाते थे कि हमें विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं जिससे हम ठीक हो रहे हैं। कर तो सब कुछ गुरु जी रहे होते हैं। तो ऐसे ही गुरु जी, बहुत चीजें गुरु जी ने इतने सालों में सिखाई कि ये जो इफ एंड बट्स होती हैं, ये वहमों से निकलना कैसे है। तो हम आज भी इन्हीं वहमों में पड़े रहते हैं। तो इनमें हमको बिल्कुल नहीं, गुरु जी कहते थे तो ये जो संगत जो है ना मेरी मुट्ठी में है, बाकी तो सब भीड़ है। तो कोशिश करो कि उस मुट्ठी में आ जाए बस हम, और उसी मुट्ठी में रहें, भीड़ में हमको जाना ही नहीं है। तो एक बारी क्या हुआ, मेरे ब्रदर गुरुजी के पास बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी क्या करते थे, जैसे संगत बैठी होती थी ना, संगत के बीच में जाके बैठ जाते थे। और कोई नया बंदा आए, वो तो पहचान भी नहीं सकता था कि गुरुजी कहाँ बैठे हैं। तो वो ऐसी संगत के बीच में जाके बैठ गया, पूरी संगत बैठी हुई थी। तो
एक कोई भी एक रैंडम अंकल आए, उन्होंने देखा कि गुरुजी गद्दी पे तो है नहीं, उन्होंने गद्दी को नमस्ते करी और बाहर चले गए। तो पहले गुरुजी की आज्ञा लिए बिना कोई जा नहीं सकता था, तो वो बाहर चले गए। उनको उन्होंने सोचा कि चलो आज तो आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, आज का काम हो गया। जैसे आम लोग मंदिरों में जाते हैं कि ट्यूसडे के ट्यूसडे जा रहे हैं तो आज भी मत्था टेका है, तो आज का काम हो गया। तो वो अंकल बाहर चले गए। तो गुरु जी ना मेरे ब्रदर के साथ बैठे थे, उनको उन्होंने ऐसे ना कोनी मारी। कहते वेख्या, कहते ਇੱਥੇ ना गद्दी ਨੂੰ सलाम है, ਇੱਥੇ गुरु जी ਨੂੰ कोई नहीं पूछता। कह रहे गुरु जी ਨੂੰ कौन पूछता है, ਅੱਜ भी गद्दी ਨੂੰ सलाम है तो अगे अगे भी गद्दी ਨੂੰ सलाम होना है। तो आप देखो आज भी वही चीज है, लोग आते हैं गद्दी को सलाम करते हैं और बाहर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ कोई लेना देना नहीं कि गुरुजी ने क्या बोला, क्या गुरुजी कर रहे हैं, किसी को कोई कोई लेना देना नहीं। तो बहुत गुरुजी की प्रैक्टिकल बातें हैं जो आज समझ में आती हैं कि गुरुजी ने उस टाइम पे बोली थी। एक बारी अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हो तो मंदिर में ना एक ओमकार लगा हुआ था, जहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ, उसके ऊपर एक ओमकार था एक। तो मेरे ब्रदर को गुरुजी ने रात को ड्रीम आया मेरे ब्रदर को कि गुरुजी ने कोई लकड़ी का फट्टा उनको दिया है, उतार के कहीं से लकड़ी का फट्टा मेरे भाई को दिया है। तो अगले दिन मेरे ब्रदर जब गए एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी वो ना रात को, बस इतना ही बोला गुरुजी वो रात को। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ, बड़े मंदिर चले जाओ और माली को कह दो कि एक ओमकार उतार के तेरे को दे देगा। तो वो गए बड़े मंदिर, जो बड़े माली भैया को बोला कि गुरुजी ने एक ओमकार बोला है देने के लिए। तो उन्होंने सीढ़ी लगा के गुरुजी उनको दे दिया एक ओमकार मेरे ब्रदर को। तो वो गुरुजी के पास लेकर गए एम्पायर स्टेट के, गुरुजी मैंने ले लिया। तो गुरुजी ने वो उनको दे दिया कि ठीक है तो अपने घर ले जा। तो ऐसे गुरुजी बहुत चीजें भी दे दिया करते थे संगत को ब्लेस करके, और वो कहते थे कि ये ना एंटीक पीस है, इनको संभाल के रखा करो, ये मुड़ के नहीं मिलने। और उस वाक्य में कि आज अगर कोई सोचे कि गुरुजी की कोई कोई चीज हमको मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। वो तो गुरुजी ने उस टाइम पे कितनी संगत को दी, और आज बहुत संगत है जो दिखा भी देती है, कहीं है कि नहीं गुरुजी की आज्ञा नहीं है दिखाने की। तो ऐसी मेरी मासी एक बारी गुरुजी के पास बैठी हुई थी एम्पायर स्टेट में गुरुजी की गद्दी के पीछे। तो उनके ना मन में बहुत उस दिन आया कि ना गुरुजी आप तो जिन्होंने डायमंड पहने होते हैं ना, सिर्फ उनसे ही अपनी सेवा करवाते हो, कि हमारा भी मन करता है कभी आपकी मतलब मसाज करें, कभी लेग प्रेस करें, कभी हाथ प्रेस करें। वो वैसे ही मन में सोच रही थी बैठे बैठे पीछे। तो इतनी देर में जब आज्ञा लेने का टाइम आया, वो आगे आई, तो गुरुजी ने अपना एक हाथ और अपना एक पैर उनकी तरफ कर दिया। तो उन्होंने भी प्रेस करना शुरू कर दिया। अब 5 मिनट तक प्रेस करती रहे, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट बाद गुरुजी कहते हुल रच गई है। तो वो कहते हाँ जी गुरुजी, तो कहते चलो जाओ। तो वहां पे तो बोलने की भी गुरुजी को कुछ जरूरत नहीं पड़ती थी, वो तो सब कुछ उनको पता चल जाता था कि आपके मन में क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्या आपका फ्यूचर है, क्या आपका प्रेजेंट है, क्या आपका पास्ट था। तो बस मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि गुरुजी को मानो, और वैसे मानो जैसा गुरुजी चाहते हैं, और कभी भी किसी की बातों में मत आओ, डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ गुरुजी के साथ। और जय गुरुजी।